नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है आपकी सबकी जो स्टडी है वो अच्छे से चल रही होगी और अब आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का कार्य होगा। ज़्यादा जो है आगे फेंकते ना हुए जो है बहुत सारी बातें जो है वो ना करते हुए हम आज फिर से एक और जो है पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट 3-4 पेपर जो हमने डिस्कस किए उनके ऊपर अच्छे जो हैं वो रिव्यू और जो है आपके विचार देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने उसमें थोड़ी और मेहनत करी है और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ और जिससे जो है वो आपको मदद मिल सके आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर। पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये 50 बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। ये जून 2011 का पेपर है और पेपर 2 जो है ये रहेगा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जो है जल भंडारण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल से। आपको पता होना चाहिए कि लोथल कहाँ है। लोथल है आपके गुजरात के अंदर और इसकी जो खोज है लोथल की ये रंगनाथ राव द्वारा की गई थी 1954 के अंदर। और यहाँ पर जो है सबसे दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह हमें देखने को मिलता है। उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके द्वारा जो है वो व्यापार इंटरनेशनल जो है मतलब दूसरी सभ्यताओं के साथ भी उस समय ट्रेड जो है वो किया जाता था। तो सबसे पुराना बंदरगाह हमें यहाँ देखने को मिला है। साथ ही साथ जल के साक्ष्य हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इस हड़प्पा सभ्यता उतना ही महत्वपूर्ण है जो हर जगह जो है कुछ जो है वो बनता ही बनता है। नेट के पेपर में वो चाहे आपका पीजीटी का हो चाहे टीजीटी का हो तो या इवन कि यूपीएससी और एसएससी के अंदर जो है वे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर कालीबंगा की बात करूं मैं तो कालीबंगा जो महत्वपूर्ण स्थल है ये 1952 के अंदर जो है वो अमलानंद जो है घोष द्वारा इसकी जो है वो खोज की गई थी 1954 के अंदर। और यहाँ जो वस्तुएं मिलती हैं यहाँ मिलने वाली काली चूड़ियों के कारण जो है इसका नाम फेमस था कालीबंगा। तो आपको इसके बारे में कौन सी चीज़ मिली कहाँ पे मिली ये सारी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी होती है और फिर डिस्कशन जो है उनको जो है वो नोट्स बना करके पढ़ना होता है। बनावली जो है 1974 के अंदर जो है आर.एस. बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये हरियाणा के अंदर इसका जो है वो इसको खोजा गया था। और मैंने आपको लोथल का बात किया ऊपर। तो लोथल जो है वो साबरमती और भोगवार नदियों के बीच में है। पर जब आपको दो में से एक नदी का नाम चूज करने के लिए आता तो भोगवा नदी चूज करेंगे क्योंकि हमारे जो पीसीएस या फिर जो कमीशंस है और ये यूजीसी है ये इसी भोगवा नदी के किनारे जो है उसी क्वेश्चन जो इसको ठीक करती है इस ऑप्शन को। तो ऋग्वेद में पंचजन का ध्यायोजित किसे का इसका एक और रह गया चंदुड़ो। चंदुड़ो जो है वो एनजी मजूमदार द्वारा जो है 1931 के अंदर जो है वो खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था? ब्रिटिश जो है उस समय हमारे पूरे इंडिया पाकिस्तान पर ब्रिटिश का कब्जा था। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है चौंदड़ो जो स्थान है वहाँ पे खोजा गया और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पाकिस्तान और जो है इंडिया के अंदर फैली हुई है। सिंधु के आसपास की जो सहायक नदियाँ उसके ऊपर जो है ये फैली हुई थी। अब जो है पूछा गया कि ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योजित करता है। तो जो पंचजन है ये आर्यों की 5 जनजातियों को जो है वो द्योजित करता है। और 3 है कि कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका 4 कारणों का। ठीक है, 4 कारणों का उल्लेख मिलता है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला सम्राट कौन था? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला का जो सम्राट था भारत में पहला वो थे आपके बिमकरफिस जो है ये जो ऑप्शन बी है। साथ ही हमें अगर जो है ये दोनों ऑप्शन जो है वो डिस्कस करने हो तो कुछ जो कुजुल कडफिस द्वितीय थे ये ऑप्शन ए जो है वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। और जो ये भीमकडफिस द्वितीय थे ये
रवातक शिलालेख है उसके अनुसार जो है बिम्तकातु के जो है पुत्र थे, वे कनिष्क के पिता थे। इन्होंने सर्वप्रथम सोने के जो है सिक्के जारी किए थे, तो ये बात हमें जो है जानकारी होनी चाहिए। कनिष्क जो है ये भीमकरफिस का पुत्र था और इसने कश्मीर के कुंडल वन के अंदर जो है वो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। वो संगीति कब आयोजित हुई थी उसको आपने कमेंट बॉक्स में देना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि कौन थे, क्योंकि सारे अगर मैं ही करवाऊंगा तो फिर आपके लिए जो है वो कोई एक्सरसाइज वर्क नहीं रहेगा। तो अशोक जो है वो इसके अलावा जो निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था, तो सर्वप्रथम जो है वो रुद्रदमन जो है शक राजा, इन्होंने जो है वो क्या किया था, एक अभिलेख जारी किया था संस्कृत के अंदर सर्वप्रथम। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख हैं उसकी जो ब्राह्मी लिपि के अंदर है और कुछ खरोष्टी लिपि के अंदर है, तो मतलब जो है संस्कृत का सबसे प्रथम बार प्रयोग किया था रुद्रदमन ने। और रुद्रदमन जो वो एक शक शासक थे और उन्होंने जो है वो शातकर्णी जो है सातवाहन वंश के, उनको 2 बार पराजित किया था और उन्होंने जो है और भी विजय हासिल करी थी। तो ये काफ़ी प्रतापी राजा थे। खारवेल जो है वो उड़ीसा के शासक थे। गोंडो खरफिश जो है वो ये गोंडो फर्निश जो है ये इंडो पर्थिन राजा थे। आराकोसिया, जडरोसिया और ये काबुल गंधार का जो क्षेत्र है यहाँ पर शासन करने वाला ये गोंडो फर्निश राजा था। और इसके अलावा जो है अशोक के बारे में आपको पता है कि 261 ईस्वी पूर्व जो है इनका राज्याभिषेक हम लोग देखते हैं, परंतु उससे पहले बोलते हैं कि इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, क्योंकि जब इन्होंने कलिंग का बार लड़ा तो उसके बाद ये इन्होंने भेरी घोष के धाम पर धम्म घोष की स्थापना करी थी। अपने पुत्र पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और जो है बहुत सारे शिलालेख लिखवाए थे और बलि प्रथा के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाया था कई तरह के। और इसके अलावा भी जो है वो बहुत से ऐसे मानवता के लिए जो है इन्होंने कार्य किए थे। अशोक का जो है अपने आप में एक जो है हिस्ट्री में एक अपना अलग स्थान है। उन्होंने पूरे भारत को लगभग जो है वो संगठित करके दिया था और उसी का जो है परिणाम हम लोग जो है इनका जो साम्राज्य है वो पूरे भारत, अखंड भारत में फैला हुआ था। अखंड भारत से तात्पर्य आप समझते होंगे कि अखंड भारत क्या है। तो भारत में रह के अखंड भारत बताना पड़ेगा, फिर तो जो है समस्या वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को देयित करता है, तो भुक्ति को जो देयित करता है ये प्रांत है। भुक्ति को प्रांत कहा जाता है, प्रांत को भुक्ति कहा जाता है, कुछ भी ऐसे करके आप मिला सकते हैं। कब की है ये बात, गुप्त काल की बात है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जो हैं वो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है और वहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख फिरोज शाही के जो लेखक हैं शम्स उस सिराज जो है, शम्स सिराज अफीफ जो है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर रहेगा। अमीर खुसरो के बारे में जो है आपको पता है कि जो अमीर खुसरो ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी थी, ये किसके जो है निज़ामुद्दीन औलिया के जो है वो शिष्य थे और इन्होंने लगभग 7 सुल्तानों के साथ जो है दिल्ली के काम किया और उन्हें बहुत अच्छी रचनाएं जो है वो करी हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में मैं कहूँ तो ये तुगलक वंश के थे। 1351 से 1388 के बीच में जो है ये रहे और पूरी जगन्नाथ मंदिर को तबाह किया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के अंदर भी जो है वो बहुत सारे मंदिरों के ऊपर हमले किए थे। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो आत्मकथा है उसको हम फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से जानते हैं और इन्होंने जो एक प्रसिद्ध लेखक जियाउद्दीन वर्नी को जो है वो भी संरक्षण प्रदान किया था। तो इस तरीके से हमें जो है ये तीनों के चारों जो है हमने देख लिए, 3 लोग जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा जो है संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? तो ये अभिलेख है आपका 8 जो हमारे यहाँ पे दिया गया है वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो ये
अभिलेख है वो, इसमें जो है कृति है फवाद उल फवाद जो है किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है, तो ये है शेख निज़ामुद्दीन औलिया का। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे, महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे, अमीर खुसरो के जो है वो पसंदीदा और जो है उनके गुरु थे ये। और अमीर खुसरो ने जो है वो दरबार में दरबारी के रूप में जो है सेवाएं देना मंजूर किया था, परंतु इन्होंने ऐसा जो है वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। शेख सलीम चिश्ती जो है, शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के नाम पर जो है वो जो हमारे जहांगीर थे, जो अकबर के पुत्र थे जहांगीर शेखू मियाँ, तो उनको जो है उनका नाम जो है वो सलीम जो है रखा गया था जहांगीर के द्वारा, सॉरी अकबर के द्वारा। और जो है 1478 से लेकर के जो है 1572 तक जो है इनका कार्यकाल रहा है। ये भी चिश्ती समुदाय से संबंधित थे, बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये सलीम चिश्ती जो थे ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। इनका जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी जो शहर जो है अकबर के द्वारा बसाया गया था वहाँ पर जो है इनका मकबरा है। और इनका जो मकबरा है वो ये उससे पहले भी वहीं पर जो है फतेहपुर के ऊपर की जो पहाड़ियाँ है गुफाएं वहाँ पर ये रहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में पढ़ना है। पूरा का पूरा सूफी मूवमेंट पढ़ना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मेरे बस में जितना है मैं बता पाऊँगा, समय का अभाव होता है, इसलिए मैं बस बता सकता हूँ कि किस तरीके से कहाँ पर कितना जोर दे करके कितनी मेहनत करनी है। शेख फरीदगंज जो है इनको बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। और बाबा फरीद जो है वो 1173 से लेकर 1266 तक जो है चिश्ती सिलसिले के अंदर रहते हैं, मतलब चिश्ती सिलसिले के जो है वो ये एक संत थे। और बख्तियार ये भी जो है मैंने आपको सलीम चिश्ती बख्तियार काकी के शिष्य बता दिए थे। बख्तियार काकी के शिष्य सलीम चिश्ती नहीं थे, बख्तियार काकी के जो शिष्य थे वो शेख फरीद थे, ठीक है, और बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है इनको। अगला जो है चिश्ती सिलसिले के जो ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जो हम चिश्ती सिलसिला पढ़ रहे हैं अभी, उसके संस्थापक थे। कहाँ पे संस्थापना की थी, स्थापना की थी चिश्ती सिलसिले को इन्होंने कहाँ पे परंपरा शुरू करी, 1230 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। अजमेर के अंदर उन्होंने जो है वो इस सिलसिले की जो है स्थापना करी थी। इनका मकबरा जो है वो हुमायूं ने बनवाया था और इनका जो गेट था मकबरे का अजमेर के अंदर वो हैदराबाद के नवाब ने बनाया था। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हुमायूं ने अगर बनाया था तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है। तो विलायत का सिंपल सा अर्थ जो है वो सी है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, ठीक है, आध्यात्मिक क्षेत्र से जो है तात्पर्य जो है विलायत से है। और राजनीतिक के राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था, वो था आपका उसके राज्य में शराबबंदी, बिल्कुल नहीं, वो खुद बहुत शराब पीता था। जागीरदारों के क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। राज्य को बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज करना, जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान है वैसे ही जहांगीर ने भी आयुष्मान शुरू की थी। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है। 10वां अध्यादेश जो है वो इसी से संबंधित था। एक और काम जहांगीर ने किया था, न्याय की जंजीर जो है इन्होंने स्थापित करी थी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम जो है नूरजहां था। और वो जो नूरजहां ने एक अलग से जुंटा नामक ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। और उन्होंने पहली बार जो है वो संगमरमर का प्रयोग किया था, ठीक है। और एक मकबरे संगमरमरी पितृदुरा तकनीक का जो है प्रयोग करके जो है वो एतमादुल्ला का जो मकबरा वो बनाया था। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है आपके पास जो है होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी। तो दिल्ली स्थित जो जामा मस्जिद की नींव है वो रखी थी आपके सम्राट शाहजहां ने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो जितना योगदान जो है शाहजहां का है, ये हम आंख बंद करके आंसर इसका टिक कर सकते थे। और अमीन के पद पर जो है औरंगजेब ने जो है शाहजहां ने और क्या बनाया, शाहजहां ने जो है और एक आपका जो
आगरा का जो हम लोग जो है वो ताजमहल देखते हैं, शाहजहां का बनाया हुआ है। और ताजमहल की जो है भद्दी नकल किसे कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल जो है वो औरंगाबाद के अंदर जो है दक्षिण के अंदर जो है एक मकबरा बनाया था बिल्कुल हूबहू, तो वो बनाया था आपके औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद पर, वो बन नहीं पाया ढंग से, ठीक है। और शाहजहां की जो ताजमहल की गंदी भद्दी नकल जो है उसको कहा जाता है। अमीन के पद पर सृजन किसने किया? अमीन के पद का सृजन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो वो शाहजहां ने किया था, ठीक है। अमीन के पद का जो सृजन है वो शाहजहां ने किया था। और निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? तो वो बरोच जो है वो ठिकाना नहीं था। आपको पता है कि पुर्तगाली जब आए थे कालीकट के अंदर उतरे थे, कोचीन के अंदर उनकी फैक्ट्री बनी, माहे के अंदर भी फैक्ट्री बनी, तो बरोच में उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो बक्सर में जो अंग्रेजी पढ़ाते थे वो थे आपके मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम जो है बक्सर के अंदर जो है अंग्रेजी पढ़ाता था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 17 जो है 84 के अंदर ये पारित किया गया था। कब? 1784 के अंदर। आपको जो है सारे रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट और उसके पश्चात जितने एक्ट जो पारित हुए हैं वो सारे के सारे आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, और ताकि आपको जो है वो उसमें दिक्कत ना हो आगे, क्योंकि और ना सिर्फ वो एक्ट जो है पता होना चाहिए कि कब कब पारित हुए, बल्कि आपको तो यहाँ तक की जानकारी होना चाहिए कि उनके एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो क्या है। क्योंकि अब थोड़ा सा जो है एग्जामिनर जो है वो खखोर कर पूछ रहा है, अंदर से खोल खाल के पूछ रहा है, बहुत सारे फैक्ट ऐसे पूछ लेता है, आपको लगता है हाँ ये पढ़ा तो था, पर इसको जो है वो बिल्कुल डीपली नहीं स्टडी किया। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो मुख्य मुख्य बातें तो इसके अंदर जो है पढ़ ही लें। इवन जो है हम कोशिश करेंगे कि हम एक वीडियो सेपरेट जो है नेक्स्ट के ऊपर बनाएं, ताकि आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना करी थी? मैंने आपको कल ही लास्ट पेपर में ये करवाया था। महेंद्र लाल सरकार ने जो है ये स्थापना करी थी, ठीक है। महेंद्र लाल सरकार ने, ये ऑप्शन डी हो जाता है। तो अगला आंसर जो क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर 17, कमागाटा मारू पर जो है सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपके बजबज पोर्ट के ऊपर। और ये बजबज पोर्ट कहाँ है? ये है आपका बम्बई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, ठीक है। और जो ये वाली जो घटना हुई थी उसके बारे में अगर हम लोग जो है वो अगर विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, तो अप्रैल 1914 के अंदर जो है कनाडा के लिए एक जहाज निकलता है, लगभग 376 लोगों को लेकर के वो निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? हांगकांग से निकलता है। जापान की सरकार से वो जहाज खरीदा था, और गुरदीप सिंह ने जो है, बाबा गुरदीप सिंह ने जो है वो पंजाबी लोगों को जो है वो उसमें बिठाया, और सबके सबको लेकर के वो चले गए जाते हैं कहाँ पे? कनाडा के अंदर। बट कनाडा की सरकार जो है वो हमें जो है वहाँ पे इनको उतरने की जो है वो जो अनुमति नहीं देती है, और वापस भेज दिया जाता है। कहाँ के लिए वापस भेज दिया जाता है? जो इंडिया के लिए, जो कलकत्ता के अंदर जो है जब ये वापस आते हैं वहाँ पे इनकी भिड़ंत होती है किनके साथ? जो है अंग्रेजी सरकार के साथ। और इसमें लगभग जो है वो 19 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। इससे गदरकारियों के अंदर एक भारी विरोध था। आपको पता है उस समय गदर पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कार्य कर रही थी, गुप्त रहकर हो या फिर सामने आकर के हो। और भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत के योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 के अंदर जो है वो की गई थी। कब की गई थी? 1950 के अंदर की गई थी। और 2000 जो है नीति आयोग को जो है 2015 के अंदर जो है ये घोषणा की गई कि अब जो है नीति आयोग की जो है वो नीति आयोग स्थान लेगा योजना आयोग का, ठीक है। और इसके बारे में भी जो आपको जानकारी होनी चाहिए। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यंग इटली का जो गठन है वो मेजनी के द्वारा किया गया था। और मेजनी ने क्या किया था कि जोसेफ मेजनी ने 1831 के अंदर फ्रांस में रहते हुए मर्सली शहर नगर के अंदर जो है वो यंग इटली का जो है वो, इटली मुझे साउथ का याद आ गया,
यंग इटली का जो है वो मतलब इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और उसका जो उद्देश्य था वो इटली जो है, इटली राष्ट्र का जो है एकीकरण करना था, फिर से एकीकरण करना था, ठीक है। तो ये मेजनी द्वारा की गई थी, ना कि गैरीबाल्डी द्वारा की गई थी, ठीक है। और गैरीबाल्डी और कावूर ये दोनों जो, और विक्टर इमैनुअल जो है, ये तीनों हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में भी आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि समय का अभाव रहता है और इतने कम समय में जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाना थोड़ा सा टफ रहता है। पर कोशिश क्या होती है कि हर एंगल से अगर आपको सोचने की जो है वो एक दृष्टि दी जाए तो आप उस तरीके से जो है वो जल्द से जल्द जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन है। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, तो इसका जो ये बिल्कुल सही है। और ये आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है, ये गलत है। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो हो जाता है ए सही है, परंतु आर गलत है। क्योंकि लगा के अगर आप देखोगे तो ये आपको आंसर बहुत बेहतर तरीके से मिलेंगे। 21 का जो आंसर है क्या बोलता है कि उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान था, तो ये बिल्कुल सही था। और दूसरा जो है, हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, तो आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है, ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय द्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना करी थी मलय द्वीप के अंदर, सही है। और क्योंकि पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता, दूसरा क्वेश्चन गलत है। अगर नहीं मिलता तो हमें क्या पता चलता कि वहाँ पे कभी भारतीयों ने जो है वो उपनिवेश स्थापित किया था। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाता है। ए सही है, परंतु आर गलत है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 23 जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है कि मोरलैंड के अनुसार जो है भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था, क्योंकि बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। तो इसमें भी जो है क्या बोला गया है कि दोनों कथन जो है वो सही है। और क्वेश्चन कोट ए जो है इसका सही है कि ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब जो है आपको 24 क्वेश्चन जो है करना है। निजाम शाही जो है, निजाम शाही का जो मिलान है, निजाम शाही का मिलान जो गोलकुंडा के साथ होगा, निजाम शाही का जो मिलान है आपका ये होगा अहमदनगर के साथ, ठीक है। निजाम शाही अहमदनगर के अंदर स्थापित हुई थी। कुतुब शाही जो है वो गोलकुंडा के अंदर स्थापित हुई थी, ठीक है। इमाम शाही जो है, इमाम शाही का जो संबंध है वो बरार के साथ है, ठीक है। आदिल शाही का संबंध जो है वो बीजापुर से संबंधित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो कोट ए जो है वो हमारा सही हो जाता है, ठीक है। निजाम शाही के जो संस्थापक थे वो अहमदनगर के मलिक अहमद निजाम शाह थे, ठीक है। और कुतुब शाही के जो संस्थापक थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। हैदराबाद के अंदर जो है वो इस हैदराबाद शहर की स्थापना भी इन्होंने की थी 1551 के अंदर। 1565 के अंदर जो है चार मीनार जो है बनवाया था इन्होंने, ठीक है। तो ये जो है कुली कुतुब शाह जो थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही के संस्थापक जो है सल्तनत के संस्थापक थे। इमाम शाही की जो संस्थापक जो इमाम शाही की जो स्थापना है वो भी साउथ के अंदर ही हुई थी। और आदिल शाही जो साम्राज्य जो ये सल्तनत स्थापित की गई थी आदिल शाही, ये जो है 1490 से 1486 के बीच में इसका कार्यकाल रहा था। यूसुफ आदिल शाही ने जो है यूसुफ आदिल शाही ने इसकी स्थापना करी थी। तो इस तरीके से जो आपका आंसर जो है ए हो जाता है। आपको संस्थापक का भी पता होना चाहिए, उसमें जो फेमस राजा हुआ जिसने जो है बहुत सारी जो है सल्तनतों को जीता या फिर जो है ज़्यादा धुआं दे करके रखा किसी को, तो वो भी पता होना चाहिए। उनके राज्य के कार्यकाल के दौरान कौन से जो है
फॉरेनर जो है वो उस समय उनके राज्य के अंदर आए थे। ये बात भी जो है आपके ध्यान में होनी चाहिए। जैसा कि अगला ही क्वेश्चन जो है, देखो मतलब कभी कभी ना संयोग बन जाता है। अगला ही क्वेश्चन जो है वो इससे संबंधित आ गया है हमारे पास कि यात्री और विजयनगर के सम्राट जो है उनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। बोलता है कि निकोलो डी कॉन्टी जो थे वो कब आए थे, वो आए थे देवराय प्रथम के कार्यकाल के अंदर। कब जो है, देवराय प्रथम के कार्यकाल के अंदर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विजयनगर के अंदर 4 जो है वो राजवंश थे। तो ये सारे जो शासक है, जैसे तुल्लो वंश से कृष्णदेव राय थे, तो उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सारे जो शासक है इनका संबंध जो है किस किस उससे है। जैसे मैं बात करूं देवराय प्रथम की, मैं बात करूं देवराय द्वितीय की, तो आप संगम वंश की बात करेंगे, ठीक है, जैसे अच्युतराव की बात करेंगे। तो मतलब आपको ना उनकी ना, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको उनके संबंध पता होना चाहिए कि वो किस जो है राजवंश से संबंधित है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि अच्युतराव का जो संबंध है वो कौन से वंश से था, और कौन से वंश थे, संगम, सुल्लभ, तुल्लभ और आराविड वंश, ठीक है। तो डोमिंगो पाइस जो है, डोमिंगो पाइस का जो संबंध है वो कृष्णदेव राय से था। और फ्रेनो जो है, फ्रेनोनूज जो है, इनका जो संबंध है अच्युत राव से है, ठीक है, अच्युत राव से इनका संबंध है। अब्दुल रज्जाक का जो संबंध है आपको पता है देवराय द्वितीय के साथ संबंध है। बहुत प्रतापी राजा रहा है देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का, तो इसके बारे में आपको जानकारी बहुत होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाता है। फिर हम लोग जो है 26 को डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है, कृषि के वाणिज्यीकरण है जो है कृषक वर्ग और में और भी विभेद कर दिया था, कृषक वर्ग में और विभेद कर दिया था, बिल्कुल सही है। कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि वृद्धि हुई थी, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सही है। इस तरीके से जो है इसका जो आंसर है, हम लोग क्योंकि लगा करके देखते हैं, कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग में और भी विभेद कर दिया, क्योंकि कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि की वृद्धि हुई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि लगा करके जो हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जो है स्टेटमेंट अलग हो जाती है। तो इसका आंसर बी है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये भी आपको देखना है कि वहां पे क्या पूछा गया भाई साहब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन का आंसर आता होता है और आप जो है वो सही से आंसर नहीं कर पाते हैं, जो कि अपने आप में जो है वो एक दिक्कत वाला विषय है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उल्टे ना आते हुए क्वेश्चन को सही करके आओ तो ज़्यादा संभावना है कि आपका JRF हो जाएगा। 27 जो है, भारत में कृषक वर्ग की जो है संलिप्तता अलग थलग तथा स्थानीय बनी रही, और ये सही है क्योंकि भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। ये गलत है, जटिल नहीं थी, जटिल बना दी गई थी बाद में। तो ये बी जो है वो सही हो जाता है, ये सही, परंतु आर गलत है। 28 क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया था। भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया था, सही है। और इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया, हाँ ये भी सही है। तो ये क्योंकि जो है इसको हम क्योंकि लगा करके देखते हैं तो ये क्वेश्चन आंसर जो है वो सही बैठता है। निम्नलिखित को जो है कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही उत्तर चुनना है, आपको ये चुनना है कि इनमें सबसे पहले जो है वो कौन आया। तो सबसे पहले आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ऋग्वेद ही सबसे पहले आए थे, उसके बाद त्रिपिटक जो है वो आते हैं, फिर जो है अर्थशास्त्र की रचना हमें देखने को मिलती है और उसके पश्चात इंडिका देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। यहाँ पे जो है ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो है त्रिपिटक किस धर्म से रिलेटेड है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अभिधम पिटक, सूत पिटक, और इवन आपको पिटक के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए, पिटक के अंदर क्या लिखा गया है, कौन सी जो है संगीति के अंदर जो है इनका रचना किया गया, ठीक है, और जो है इसके आगे कितने भाग है, वो चीजें भी जो है आपको पता होनी चाहिए। पिटक के ऊपर भी कोशिश करेंगे, क्लास ले लेंगे, क्योंकि मैं नोट करके रख रहा हूँ।
तो आगे क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल बनते हैं इससे, और बहुत जो है खुद्दक निकाय वगैरह ये सारे के सारे ये हर पिटक एक अलग उससे संबंधित है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर ऋग्वेद का तो आपको पता ही है कितने जो है इसमें श्लोक है, और जो है इसमें किस मंडल में क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इंडिका के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इंडिका क्या है, किसके द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, आपको पता है। अर्थशास्त्र के कभी कभी सवाल बनता है कि ये किससे संबंधित था, राजनीति से कि अर्थशास्त्र मतलब जो अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से। तो आपने कई लोग वहाँ गलती से अर्थशास्त्र को देखते हैं कि इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से रिलेटेड संबंधित था, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, और इसमें जो है सप्त सिद्धांत जो है वो सप्तांग जो है किसी राज्य के उनका वर्णन किया गया है। तो वो सप्तांग जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं कि कौन कौन से सप्तांग जो थे वो रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब खुद से ढूंढ के लिखेंगे तो आपको भी याद रहेगा। मुझे इससे फायदा हो ना हो मुझे नहीं जो है लगता, पर आपको जो है वो इससे, और मतलब मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। जब आप खुद ढूंढ के लिख के इनको जो है वो कमेंट करेंगे तो मुझे पता है कि इससे आपको बहुत फायदा जो है वो होगा, ठीक है। अब जो है हमें निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार जो है वो सही करना है, अनुक्रमित करना है। तो भारवी जो है वो सबसे पहले है, ठीक है। उसके बाद भट्टी जो है वो दूसरे नंबर पे आते हैं, माघ का संबंध जो है वो तीसरे नंबर पर है, और श्रीहर्ष जो है वो चौथे नंबर पर आते हैं। तो हमारा जो कूट है वो 1, 2 और 3 और 4 बन जाता है, और 3 से कौन से जो है यहाँ पे ऑप्शन शुरू है, तो वो एक ही है, सी है। तो इस तरीके से आपको जो है क्या करना होता है, मिलाना होता है, कभी कभी अनुक्रमित करना होता है, अनुक्रम में लगाना होता है। अगला जो क्वेश्चन है, आप देखो आपको जो है ये भी काम करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं बीच में छोड़ देता हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे छोड़ देता हूँ, ताकि जब आप वीडियो देख रहे हो और मैं आपको कहता हूँ कि आपको खुद ऑप्शन ढूंढने हैं इनके, तो आपको भी समझ होनी चाहिए कि जो ये भट्टी, माघ, भारवी, श्रीहर्ष, इनकी रचनाएं ढूंढ करके, इनका ब्यौरा ढूंढ करके जो है वो क्यों फेमस थे, कब कब आए, सन कौन से थे, तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इससे जो है वो आपका रिसर्च वर्क भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं शुरू से एक चीज़ कहता हूँ कि रटने या सुनने भर से चीज़ें ठीक नहीं होती है, ठीक करने के लिए आवश्यक है कि आपको भी उसकी जानकारी हो और आप भी उतनी मेहनत करें, क्योंकि जब हम खुद से मेहनत करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा जो है स्थायित्व वाली हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। 31 जो है क्वेश्चन हमारे पास, 31, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को जो है सही उत्तर चुनिए कूटों में से। तो ये जो दिए गए हैं, यहाँ दिया गया है आपका धर्मपाल, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज, ठीक है। आपको इनमें से चुनना है। तो ये जो है धर्मपाल पहले, और उसके पश्चात जो है वत्सराज द्वितीय, और मिहिर भोज तृतीय, और महेंद्रपाल चतुर्थ इसका नंबर आता है। इस तरीके से जो इसका कॉम्बिनेशन है वो सी बन जाता है, 1 4 और 2 और 3, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि वत्सराज भाई साहब कौन थे। तो ये 780 से 800 के बीच में ये रहे, ठीक है। और इन्होंने जो है वो कनौज पर कब्जा करने के लिए त्रिपक्षीय जो है उसकी शुरुआत के प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में जो लड़ाई होती है कनौज के अधिकार को लेकर के, तो उसको ही त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं, त्रिपक्षीय। और उसकी शुरुआत जो है वो वत्सराज के समय ही होती है, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार शासक थे ये। दूसरा जो है, मैं मिहिर भोज की बात करूं, ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। अल मसूदी ने इनको राजा बौरा की संज्ञा दी है। 836 से लेकर के जो है 885 तक जो है ये रहे थे,
ठीक है। ये भी जो है वो संलग्न रहे किसके अंदर, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर। ठीक है। अब महेंद्रपाल की अगर हम बात करते हैं तो 885 से 910 तक इनका कार्यकाल रहा। इससे पहले नागभट्ट द्वितीय थे, किससे, मेरभोज से पहले। ठीक है। तो ये महेंद्रपाल के बाद जो है वो 885 से 910 तक रहा। राजशेखर जो है वो प्रसिद्ध कवि थे जो इनके कार्यकाल के अंदर जो है वो रहे। तो मुझे आप बताएंगे कि महेंद्रपाल के राजकवि थे राजशेखर, उनकी कौन सी फेमस रचना है। और प्लीज मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये मेरा पर्सनल वर्क नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे, ढूंढेंगे और कमेंट करेंगे तो वो चीज जो है वो आपको उतनी स्थायित्व देगी, वो मेमोरी जो है आपके लिए बनी रहेगी, क्योंकि उसमें आप खुद मेहनत करेंगे। मैं आपको लगभग 600 से 1000 के रीच फैक्ट बता रहा हूँ। 50 क्वेश्चंस में सारे याद नहीं रहेंगे, पर तो ये मान के चलो कि इनको लगाते समय जब आप जो है खुद मेहनत करके इन चीजों को करेंगे तो वो चीज आपको डेफिनेटली पे करेगी। ठीक है। निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है, तो निम्नलिखित इमारतों का जो सही अनुक्रम है तो इत्माद-दौल्ला का जो मकबरा है, इत्माद-दौल्ला का जो मकबरा बनाया जाता है, ये पहले हुमायूं का मकबरा बनेगा। ठीक है। इत्माद-दौल्ला का मकबरा जो है वो कौन बनाती है, उनकी बहन बनाती है। ठीक है। कौन, नूरजहां। ठीक है। आसिफ खान का मकबरा भी वही बनाती है, तो ये भी यहाँ पे आ गया। और चौथे नंबर पर ही ताजमहल आएगा। ठीक है। क्योंकि मतलब इस तरीके से जो है आप इसकी अगर क्रम वाइज इनको मिलाएंगे तो ऑप्शन ए हो जाता है, क्योंकि हुमायूं पहला है और ताजमहल जो है वो लास्ट है। तो बीच में जहांगीर के काल में 2 बने हैं, ये आपको वो करने हैं, मिलाने थे। ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, मैंने कहा ये नूरजहां ने बनाए थे। अब आप मुझे जो है हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, ताजमहल तो शाहजहां ने बनाया था, खैर आपको पता ही होगा। और आपने सिर्फ ये बताना है कि हुमायूं का मकबरा जो है वो किसने बनाया था। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ये जो ऑप्शन है ये ए हो जाता है। ठीक है। और जड़ायु तकनीक का जो है वो यहाँ पे पहली बार जो है वो चमकते पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, चमकते संगमरमर का प्रयोग यहाँ पे किया गया था। और अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित लड़ाइयों का जो है अनुक्रम आपको बिठाना है। अनुक्रम किसका बिठाना है, जो लड़ाइयाँ हुई है। तो तराइन की जो लड़ाई है, कौन सी, तराइन की जो लड़ाई, कनौज की जो लड़ाई है, ये कनौज की लड़ाई जो है ये 26 जून 1540 को हुई थी। हुमायूं वर्सेस शेरशाह के बीच में हुई थी। और इसमें जो है वो शेरशाह जो है आपको पता है चौथर कनौज की लड़ाई के बाद भाग गया था, शेरशाह नहीं सॉरी हुमायूं। और कौन राजा बन गया था, शेरशाह ने शासन किया 45 से लगभग जो है वो 55 के करीब तक जो है वो रहे। तो खनवा की जो लड़ाई, मतलब वो एक्सपायर हो गया था, उसका बेटा भी राजा बना था। ठीक है। खनवा की लड़ाई जो है उसके पश्चात जो है वो दोबारा वापस आया था हुमायूं। ओके। तो दूसरी लड़ाई की हम चर्चा करें, खनवा की जो लड़ाई है 33 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो खनवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 को जो है वो हुई। बाबर वर्सेस जो है राणा सांगा के बीच में, मतलब बाबर और राणा सांगा के बीच में। और 1527 को ये लड़ाई हुई थी। कौन जीता था, बाबर जीत गए थे, है ना। ठीक है। तो बाबर झाबर जब जीत गए तो उसके पश्चात जो है वो राणा सांगा को मुंह की हार खानी पड़ी थी। और ये इसके पश्चात पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर मैं बात करूं तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, इसमें मराठाओं की हार होती है। और उसके पश्चात भारत की हिस्ट्री बदल जाती है। मराठा जीत गए होते तो शायद अंग्रेज नहीं आते, मराठा जीत गए होते तो शायद कुछ और भारत का भविष्य होता। ठीक है। या फिर उससे बदतर दुर्गति होती, कोई कुछ नहीं कह सकता। हिस्ट्री में ऐसा ही होता है, कैसा नहीं होता तो ऐसा होता, पर होता तो ना। ठीक है। अब जो है पानीपत की फर्स्ट लड़ाई जो है इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये 1526 के अंदर हुई। ये इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में हुई थी। और इसमें जो है बाबर विजयी हुआ था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच में हुई, जब 2 हो ही गई तो तीसरी भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट
जो सेकंड लड़ाई थी वो 1556 के अंदर जो है, जब जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसका जो है समाचार हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उस समाचार को छुपाया जाता है, कन्नौज से जो है अकबर को वापस लाने की कोशिश की जाती है। तो बीच में जो है जो हेमू है वो जो है अटैक कर देता है, कहां पर, दिल्ली के ऊपर जो है और आगरा के ऊपर, ठीक है। तो आगरा के अंदर जो राजधानी थी, तो जब दिल्ली के अंदर और आगरा के जो जब घेर लेता है, तो कहां पर, पानीपत के स्थान पर जो है वो लड़ाई होती है, किसकी, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से कौन लड़े थे, तो जिन्होंने जो है बैरम खान ने अकबर को संरक्षण दिया था वो लड़े थे। तो इससे इस प्रकार जो है वो इसका जो आंसर हो जाता है, अकबर वाली को छोड़ दूं मैं अगर, तो ये 33 क्वेश्चन था हमारा और ये ऑप्शन ए हो जाता है। तो आपको इसका 1 4 2 3 जो है इस तरीके से लगाना, ठीक है। अब जो है 34 निम्नलिखित जो निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। खजाइन उल फतू जो है, खजाइन उल फतू ये फर्स्ट पे आएगा, एक सेकेंड, खजाइन उल फतू नंबर 1, ठीक है। और बकाया जो बाकियात ए मुश्ताकी जो है वो 2 पे आएगा, ठीक है। और तबकाते नासिरी 3 पे आएगा, तबकाते अकबरी, ठीक है। तो मासिर जहांगीरी जो है 4th पे आएगा। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 1 2 3 4 हो जाता है। और इसके बाद जो है हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। खजाइन उल फतू जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई थी। बाकियाते मुश्ताकी जो है वो रिज़कुल्लाह मुश्ताकी द्वारा लिखी गई थी। लोधी वर्सेस जो है वो लोधी और जो है सूर्यवंश के बारे में इसने बताया है। फिर जो है 1593-94 में तबकाते अकबरी लिखी गई और ये लिखी थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। और निजामुद्दीन अहमद जो है इनकी और रचनाएं तारीख ए फरिश्ता इनकी जो है दूसरी रचना थी। मासिर जहांगीरी जो है ये लिखी गई थी ख्वाजा कामगार के द्वारा। जहांगीर का मेवाड़ अभियान और शाहजहां के बारे में जो है ये हमें बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो एक डीप नॉलेज जो है या फिर डीप रिसर्च जब आप क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो करना है, ठीक है। अब 35 की अगर हम बात करें तो 35 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है, तो वो है कलकत्ता मदरसा जो है पहले स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, उसके बाद जो है वो स्थापना होती है आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। फिर जो है आपको बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है वो होती हुई देखने को मिलती है। और ये फिर 4th नंबर पे आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आंसर सी हो जाता है। अब इसका जो आंसर है वो सी हो जाता है, क्योंकि नील दर्पण, एक सेकेंड, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो आंसर हो जाता है ए, ठीक है। क्योंकि हम जो है कलकत्ता मदरसा से शुरू कर रहे हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए का 3 4 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारा सही अनुक्रम बैठता है। 36 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है, तो ये गोदान जो लिखा गया था, गोदान लिखा था 1932 के अंदर प्रेमचंद के द्वारा और 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो है एक बहुत सुंदर जो है वो कहानी लिखी गई है जो हमें पढ़नी चाहिए और बहुत आनंददायक है। उस समय की सामाजिक परिस्थितियां किस तरीके की रही है और प्रेमचंद का लेखन के अंदर अपने आप में जो है एक अलग कला थी। फिर जो है आनंद मठ की जो रचना है वो आनंद मठ की रचना बंगला में की गई थी। 1882 में किसने की थी, प्रेमचंद ने। इसकी प्रेमचंद ने नहीं की थी, इसकी की थी बीसी चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। किसने, 1882 के अंदर जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वो इसकी
रचना करी थी। गीतांजलि की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब करी थी? 1910 के अंदर करी थी, ठीक है। और आपको ये बताना है कि उनको नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, किस रचना के लिए मिला था। नील दर्पण की जो ये आपको मैंने बताया आनंद मठ, ये सन्यासी विद्रोह के बारे में हमें जानकारी देता है जो उस समय बंगाल के अंदर हुआ था। नील दर्पण की जो है रचना की गई थी 1858 के अंदर। कब? 1858 के अंदर की गई थी। किसने करी थी? दीनबंधु मित्र ने करी थी। और इसमें नील विद्रोह के बारे में हमें जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो सी हो जाता है। और आपको इस तरीके से जो है वो इससे क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। फिर जो अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो है आपका चंपारण विद्रोह 1917 के अंदर हुआ था। गांधी जी ने नेतृत्व किया था। 20 बार बता चुका हूं और आपको भी अब तो याद हो चुका होगा। हाँ, एका विद्रोह के बारे में हम बात करेंगे। 1921 के अंदर ये हुआ था। कब हुआ था? 1921 के अंदर। कहाँ हुआ? अवध में हुआ था। मदारी जो है पारसी नेता थे, इन्होंने जो है वो इसका नेतृत्व किया था। कुछ समय तो जो है राष्ट्रवादी जो है इसके साथ जुड़े रहे, पर बाद में दोनों ने जो है मुस्लिम और जो है कांग्रेस ने इनसे अलग कर लिया था खुद को, क्योंकि ये शांति के पक्ष में नहीं थे। मोपला विद्रोह जो है वो आपको ये जो मोपला विद्रोह ये देखने को मिलता है आपको कहाँ पे? ये देखने को मिलता है 1921 के अंदर ही ये देखने को मिलता है। 1921 के अंदर ये देखने को मिलता है। कहाँ? मालाबार 21-22 में। ये मालाबार क्षेत्र जो है केरला का, वहां पे देखने को मिलता है। और इसमें जो है लगभग 10 लाख से अधिक हिंदुओं की हत्या की गई थी। मतलब हिंदुओं की सामूहिक हत्याएं हुई थी और जबरन धर्म परिवर्तन हुए थे और 3000 से अधिक मंदिर जो है वो विध्वंस किए गए थे। तो ये जो है मोपला विद्रोह जो है वो एक्चुअली में उस वहाँ के जो नमुंद्री ब्राह्मण थे उनके खिलाफ जो है वो मुस्लिम जो है उनका अटैक था। तो इसके बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। जो 1920 में जो है 20-21 में ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए थे। कुछ टाइम तक जो है ये लोग जो है शांतिपूर्वक रहे, परंतु बाद में जो है जब इन लोगों ने जो है वो हिंसात्मक सहारा लेना शुरू किया तो राष्ट्रवादी पार्टी ने यहाँ भी खुद को अलग कर दिया था। बाद में हालांकि ये कुचल दिया गया था, परंतु इन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर जो है वो मुस्लिम जमींदार जो कृषक थे उनके द्वारा जो है वो हिंदू जमींदारों और उनकी फैमिली की हत्या की गई थी। तो ये अपने आप में एक अलग उदाहरण जो है हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये केरला की बात है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? बैगन ट्रेजेडी बोलते हैं। बैगन ट्रेजेडी क्या होती है कि नवंबर 1921 के अंदर लगभग 67 मोपला जो कैदी है उनको बंद डिब्बे के अंदर जो है वो तिरूर से पोरबंदर के लिए ले जाया जा रहा होता है और बीच में जो है सांस घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत उनके लिए भी शॉकिंग था, मतलब उनके लिए दुखद भरा था, ठीक है। और पाबना विद्रोह मैंने आपको बता दिया कि 1873 से लेकर के जो है वो 76 तक बांग्लादेश के अंदर चला था। बांग्लादेश मतलब बंगाल के अंदर उस समय के, ठीक है। और इसके जो नेता थे उनके बारे में जो है ये मुख्यतः जो है वो कृषक विद्रोह था। इसमें भी सिंपल सी एक बात थी कि लगान बहुत ज़्यादा हो गया था और लोगों के ऊपर बहुत सारी ज्यादतियाँ हो रही थी, है ना। इसके बारे में आपको जो है वो पढ़ करके जाना है। विद्रोह के किसका नेतृत्व किसने किया, ये सारी जानकारी जो है वो आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना आए पेपर के अंदर, ठीक है। अब जो है इसका अगर हम लोग आंसर देखते हैं 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। 38 क्वेश्चन है सिंधु, हमें इसका मिलान करना है। सिंधु हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, मोहनजोदड़ो के साथ मिलाप होगा इसका। ताम्र का जो मिलाप है ये होगा राजस्थान के साथ, ठीक है। अब घग्गर का जो मिलाप है ये होगा हमारा घग्गर का जो मिलाप है ये होगा कालीबंगा के साथ, ठीक है। और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे था। और सतलुज का जो सतलुज जो है इसके किनारे रोपड़ में जो है वो हमें हड़प्पा सभ्यता स्थल देखने जो है मिलता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब जो है हम 39 की बात करते हैं। कार्नेलियल वीड जो है इसका संबंध जो है वो हड़प्पा से है। किससे? हड़प्पा से। ताम्र जो है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी, जो सिंधु का संबंध जो है सिंधु नदी का, ये किस नदी से है? ये किससे स्थल से है? मोहनजोदड़ो से है। मोहनजोदड़ो किस लिए फेमस था? आपको वहां पे कौन कौन सी चीजें जो है वो खुदाई के अंदर वहां पे मिली हैं, और जो है वहां पे स्नानागार या फिर वहां पे अन्नागार जो भी मिले हैं, वहां पे कौन सी मूर्ति मिली है, जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, मतलब वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिहाज से है, 4-5 चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। और कहाँ है, किस नदी के किनारे है, ये पता होना चाहिए। रावी नदी के किनारे जो है वो कौन सा स्थल है? तो रावी नदी के किनारे जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के किनारे है, ठीक है। और जो घग्गर है उसके किनारे हमें कालीबंगा देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर। सतलुज जो है उसके किनारे में रोपड़ देखने को मिलता है पंजाब के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाता है ए, ठीक है। अब जो है 39 क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो कार्नेलियन बीड जो है उसका संबंध जो है वो हड़प्पा से है। ताम्र का संबंध जो है वो राजस्थान से है। आर्किमेडो जो है उसका संबंध बंगाल से है। और ताम्रलिप्ति जो है ये बंदरगाह था। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो हो जाता है डी। 39 का आंसर जो है वो डी है। अब आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। पूछा गया है कि गणतंत्र का जो संबंध है वो किससे है? तो गणतंत्र आपको पता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो है वो अस्तित्व के अंदर आए। उत्तरी काली पॉलिश्ड बियर जो है इसके ऊपर हमने कल भी क्वेश्चन किया था। गंगे मैदान के अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं। और गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्र दमन का ही है, इसको तो आंख मिला करके आप लोग मैच कर सकते हैं। और शाक्य जो है वो एक कबीला था जो कपिलवस्तु में था। और किसका जन्म शाक्य कुल के अंदर हुआ है? प्लीज प्लीज मुझे जो है आप इसका कमेंट बॉक्स में जो है, या फिर मुझे नहीं लिखना तो अपनी कॉपी में याद करके लिखना है कि किसका युग जो जन्म है वो शाक्य कुल के अंदर हुआ था, और ये कपिलवस्तु में है, ठीक है। और इस तरीके से इसका आंसर जो है वो बी हो जाता है, ठीक है। और अब जो है 41 जो है अबुल फजल जो है, अबुल फजल के बारे में अगर मैं बात करूं, अबुल फजल ने क्या लिखा था? आपको पता, अबुल फजल ने बाबरनामा लिखा था। आईने अकबरी की रचना भी उन्होंने जो है अकबर नामा का 3य भाग है। जियाउद्दीन बर्नी ने जो है वो तारीख फिरोजशाही की रचना करी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है, अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो ये बादशाह नामा की रचना करते हैं। और खफी खान जो है वो मुंतखब जो है उल लुबाब की रचना करते हैं। तो इस तरीके से जो इसका आंसर है वो आंसर हो जाता है बी। तो ये आपके लिए भी जो है वो महत्वपूर्ण है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 42 करना है। तो अकबर के समय जो सूबों की संख्या थी वो कितनी थी? आपको यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये देखना है, परंतु ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि जो अकबर है ना, अकबर के समय के अंदर जो है, अकबर के समय के अंदर आईने अकबरी के अनुसार पहले 12 जो है सूबे थे, जिनको बाद में 15 सूबों के अंदर जो है वो विभाजित किया गया था। नए सूबे जो शामिल किए गए थे वो बरार, खानदेश और अहमदनगर थे। तो अकबर के समय जो 15 सूबे थे जो कि सुमेलित सही है। और बाकी के जो ये दिए गए हैं, जैसे कि जहांगीर के समय जो है वो कितने सूबे थे? तो इसके समय में जो कांगड़ा जिला को तो जीता गया था, परंतु ये पहले से एक सूबा था। तो इसको जो है इसके समय में जो सूबों की संख्या है वो भी 15 ही रही थी, ठीक है। शाहजहां जो है, शाहजहां के कार्यकाल के अंदर जो है वो 18 जो है लगभग हमारे सूबे थे। और कौन कौन से? 15 तो अकबर के थे और 3 जो है इन्होंने नए जोड़े थे, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। कौन कौन से? कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। तो इसलिए जो ये वाली चीज है वो मिल जाते हैं आपके 18 हो जाते हैं।
और इसके पश्चात औरंगजेब के समय जो है वो इन सूबों की संख्या जो है कितनी हो गई थी, वो लगभग 20 और 21 हो गई थी। इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ लोगों ने क्षेत्रों को भी सूबा गिन लिया, वो गलत है। तो सूबे जो है उन्होंने 2 नए सूबे शामिल किए थे। 1686 के अंदर बीजापुर को शामिल किया था और गोलकुंडा को 1687 के अंदर शामिल किया था। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि ये भी लगभग पूरी तरह से सही नहीं है। इकलौता सही जो था वो ए था, शायद पूछने वाले से गलती हुई हो, किस नहीं की जगह है पूछना था। तो ऑप्शन में भी कुछ ऐसी ही चीज दी गई है, सिर्फ ए जो है वो टिक किया गया है यूजीसी के द्वारा। तो हमें भी इसी के साथ जाना था, परंतु ये मार्क्स जो है वो सबको मिलना चाहिए था। ठीक है, कभी कभी हो जाती हैं गलतियां उनसे भी। तो अकबर कालीन जो है निम्न, आपको देखो ये वाले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर स्टडी करे हैं जब मैं पढ़ता था, तो कहीं पे भी इस तरीके की व्यवस्था जो है वो नहीं दी जाती थी ऐसे इलेबोरेट करके, इतने मतलब जो है रिसर्च के बाद आपको चीज जो है नहीं दी जाती थी। द रीजन की लोग जो है वो जल्द से जल्द 20 मिनट में वीडियो को खत्म करने का उनका उद्देश्य होता था, और जो यूजीसी की होती थी उनके अनुसार जो है वो क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर कालीन जो है निम्नलिखित घटनाओं में मेड़ाता को हस्तगत करना 1662 के अंदर बिल्कुल सही है। असीरगढ़ का घेरा 1601 के अंदर बिल्कुल सही है। गोंडवाना की बीजे 1664 के अंदर बिल्कुल सही है। अब जो है उड़ीसा की बीजे 1682 के अंदर ना होकर के 1600 जो है उड़ीसा की बीजे जो है 1592 के अंदर है। ठीक है, 1564 के अंदर जो है जीता था आपने गोंडवाना को। उड़ीसा की बीजे जो है वो 1592 के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके पश्चात 1664 में गोंडवाना मैंने आपको बता दिया, 1600 बोला जा रहा है, 1564 के अंदर गोंडवाना, 1582 के अंदर जो है आपको 1592 के अंदर उड़ीसा, और फिर जो है 1572 के अंदर गुजरात जीता था, 1573 के अंदर सूरत जीता था, 1574 के अंदर जो है अकबर ने बंगाल को जीत लिया था, 1581 में जो है वो काबुल को जीत लिया था, 1586 के अंदर जो है वो कश्मीर को जीत लिया था, और 1591 के अंदर जो है वो सिंध को जीता था, 1595 के अंदर बलूचिस्तान कंधार को जीता था। और सारी विजयों का वर्णन करूंगा तो 1.5 घंटे का लेक्चर अकबर के ऊपर ही हो जाएगा। सो प्लीज आप खुद कर लीजिएगा। इनसे आगे जो है हम किसी और वीडियो में इनको चर्चा करेंगे। ठीक है, परंतु आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अब मैं 44 की बात करूं तो डेविड अर्नोल्ड जो है इनका जो संबंध है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद से जो है इनका संबंध है डेविड अर्नोल्ड का, इन द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। डेविड लुडेन का जो संबंध है, डेविड लुडेन का जो संबंध है वो है द कांग्रेस इन तमिलनाडु, डेविड लुडेन द कांग्रेस इन तमिलनाडु। डेविड पेज के अनुसार, जो डेविड पेज का जो संबंध है तो ये है एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। सीए बेली का जो संबंध है वो अ प्रील्यूड टू पार्टीशन, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। तो आप एक जो है वो अलग बुक के अंदर जो है इन बुक्स और लेखकों के नाम जो है वो लिख सकते हैं, जो आधुनिक और एंशिएंट और मिडेवल दोनों के बारे में आपको जो है जानकारी रखनी पड़ेगी। दादा भाई नौरोजी का संबंध सीधे ब्रेन जो है वेल्थ ऑफ ड्रेन के साथ जो आप जोड़ सकते हैं कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत था उससे। तिलक का जो संबंध है, तिलक जो है वो स्वराज से संबंधित थे। आपको पता, उन्होंने कहा था कि स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जो है इसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, है ना, ऐसी कुछ बात उन्होंने कही थी। तो गांधी जो है वो आपको पता हरिजन से संबंधित है, कब शुरू किया 1932-34 जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। नेहरू ने पंचशील समझौता किसके साथ किया था, चाइना के साथ किया था कि नेपाल के साथ किया था, इसकी भी चर्चा जो है आप करेंगे। एक्चुअली में ये चाइना के साथ ही किया था। चाहो तो आप मेरी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी जो है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये भी आपको
जो है वो ध्यान रखना है। फिर इसके आगे जो है हमें सिर्फ जो है वो क्या करना है, मिलान करके जो मतलब जो है एक पैराग्राफ पढ़ना, उसके अनुसार जो है वो क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो क्या बोला गया है कि नेति के साथ भेंट किसे इंगित करता है, तो नेति के साथ भेंट जो इंगित करता है वो है आपका, अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि भारत की स्वतंत्रता की स्वाधीनता, मतलब भारत की स्वतंत्रता या स्वाधीनता की जो है बात करता है नेति के साथ भेंट। और साम्यवादी नारा क्यों असफल रहा था भारतीय क्रांति के अंदर, क्योंकि ये पहले से भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था, इसलिए भ्रांति जो है वो खुद भ्रमित हो गया। और भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसे उभरकर सामने आया, तो भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप जो है वो प्रजातांत्रिक सरकार तथा नीति के विकास के माध्यम से जो है वो उभर कर सामने आता है। और 50 क्वेश्चन जो है आपका, भारत का स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था, तो 50 जो है इसका आंसर सी है। तो इसमें क्या है कि भारतीय राजतंत्र व्यवस्था के पुनर्निर्माण द्वारा, ठीक है। तो ये आंसर आपके 50 के 50 हो गए हैं और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी, ठीक है। और आपने जो है इनके बारे में और जानकारी एकत्रित करी होगी, ठीक है। अब हम लोग जो है वो एक हमने मीर जाफर के बारे में पीछे पढ़ा था। तो मीर जाफर जो थे वो 1764 के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 14 की डिस्कशन हमने बीच में छोड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था, तो ये मीर कासिम पढ़ाता था। तो मीर जाफर जो है, मीर जाफर 1764 में, ये 1763 से 1760 तक जो है वो नवाब रहा था बंगाल का, और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसके साथ धोखा किया गया था। इसने जो है वो खुद को नवाब बनने के लिए जो है वो सिराजुद्दौला के साथ जो है वो क्या की थी, गद्दारी करी थी, और बाद में खुद इसको भी हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो है दोबारा 1764 में नवाब बनाया जाता है। और सिराजुद्दौला जो है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। उसके पश्चात तो ये कठपुतलियां बिठाई गई थी। मीर कासिम जो है 1760 से जो है 1763 तक बंगाल का नवाब बनता है, परंतु इसके कार्य से नाखुश होकर के जो है वो जब दोबारा जो है मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है तो ये भाग जाता और एक त्रिपक्षीय संघ बनाकर जो है वो बक्सर का बार लड़ता है, जिससे 1764 के अंदर जो है भारत में जो है अंग्रेजों की शुद्ध रूप से जो है वो अपनी जो है उपस्थिति हमें स्थापित होती हुई देखने को मिलती है। मतलब वो अब पर्टिकुलरली जो है वो व्यापारी ना होकर के शासक बनने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। शुजाउद्दीन भाई साहब जो थे मुर्शिद कुली खान का दामाद था और बंगाल का नवाब भी बना। तो इस तरीके से आपको ये जो है वो डिस्कस करने के लिए एक बचा था, जिसके बारे में आपको नहीं बताया था। तो ये हो गई लास्ट घटना, और उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जो है मैं इस उम्मीद से छोड़ता हूँ कि मैं आपको जो बताता हूँ वो आप घर जा कर के भी जो है वो पढ़ते होंगे, और उससे जो है घर में जो है पढ़ते होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जो रिसर्च वर्क आपको दिया जाता है, और जो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से रिसर्च करके जो है वो आपको बताया जाए और आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, जिससे आपकी जो है वो थॉट प्रोसेस भी बढ़े और आपका जो है वो फायदा भी हो, ताकि आपका JRF हो जाए। और JRF जब हो जाएगा तो आजकल तो स्कॉलरशिप जो है लगभग 37,000 है, और 43-44 के बीच में जो है SRF है, ठीक है। तो उम्मीद है आप जो है थोड़ा सा मोटिवेट होकर के लगेंगे इस दिशा में, और आगे साथ में पढ़ने का मौका भी मिलता है, और अपने सारे शौक पूरे करने के लिए भी आप थोड़ी बहुत तो कोशिश कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये आपके काम की चीज़ थी, और धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि जल्द ही मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।